नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार के द्वारा आज से 3 साल पहले जब कोरोना अपने चरम पर था तब कह दिया गया था। लेकिन आज के सेशन में फिर से यह चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि बहुत सारे अखबारों की एक सुर्खी बनी है और विशेष रूप से इंडिया के अंदर विशेष रूप से जो न्यूज शेयर करने वाली एजेंसी है उसके द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि डिस्पाइट ग्लोबल कंसर्न पाकिस्तान चाइना वर्किंग ऑन डेडली वायरस, यानी कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर के डेडली वायरस पर काम कर रहे हैं। यह जानकारी अब प्रमुख अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं। तो आज के सेशन में हम आपके सामने कहने वाले हैं कि कौन सी कहानी ये करने जा रहे हैं, किस प्रकार से दुनिया को ये चीज प्रभावित कर सकती है। इतना ही नहीं, कोरोना ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया, हम लोग खुद से बायो वेपन क्यों नहीं बना लेते, बायो वेपन्स का इतिहास क्या है, यानी कि दुनिया को बैक्टीरिया वायरस से मारने के लिए जो देश काम कर रहे हैं असल में उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या लोग कभी बायो वेपन्स का उपयोग करते आए हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। गुजारिश है कि सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा साथियों, कोरोना वायरस जिसका इतिहास अपने आप में कहने और सुनने लायक है, हमने अपनी जीवंत आंखों से इतना बड़ा पेंडेमिक देखा है, उसको तिथि के साथ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड फ्लैशबैक में लेके चलता हूं क्योंकि हमारी कुछ आदतें हैं और आदतों में यह शुमार है कि हम जल्दी ही बहुत सारे गम भूल जाते हैं और बहुत सारे गमों में जिसे नहीं भूलना चाहिए वो कोरोना है। आपको याद होगा, बात है वर्ष 2019 की, जिस समय दिसंबर 8 को पहला पेशेंट मार्केट के अंदर वुहान लेबोरेटरीज के नजदीक चाइना के अंदर पकड़ा गया, यानी कि पता चला कि साहब इन्हें कोरोना है। इस घटना के तुरंत बाद दिसंबर 8 के बाद अगर आप तिथि पर गौर करते चलें तो चाइना अलर्ट WHO अबाउट न्यूमोनिया केसेस ऑन 31st ऑफ दिसंबर एट दैट 2019। जनवरी 1 के दिन वुहान के होलसेल सी फूड मार्केट को पूरी तरह शट डाउन कर दिया गया। तिथियों को अगर नोटिस करें, 7 दिन के अंदर दुनिया ऐसे बदल रही थी। सबसे पहले कोविड-19 वायरस के बारे में जनवरी 7, 2020 को पता चल गया था। जनवरी 11 के दिन पहली डेथ चाइना के अंदर हो चुकी थी और यह आंकड़ा इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जनवरी 29 को डेथ 132 कोरोना से हो चुकी थी, यानी कि मात्र 2 महीने के भीतर 6000 से ज्यादा कोरोना के लोग संक्रमित हो गए थे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, एक बार फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं ताकि आपको यह पता रहे कि कोरोना ने कितनी तबाहियां मचाई। आप कहेंगे सर मत बताओ, हमने भी किसी अपने को उस दौरान खोया है। अगर आप इस बात से संजीदा हैं तो इस घटना को आपको उतना ही सिंसियरली सुनना चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ बातें जल्दी से फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। देखिए साथियों, तिथियों को अगर गौर करें 2019 में इसी कारण कोविड-19 वर्ड यूज किया गया था। उसके बाद थाईलैंड, जापान, ये वो शुरुआती देश थे जिनके अंदर कोरोना के बारे में जानकारी सबसे पहले पता चली। भारत में पहला केस 30 जनवरी 2022 को केरला के अंदर पकड़ा गया, यानी नवंबर में शुरू हुआ कोरोना वायरस, जनवरी तक पहुंचते पहुंचते इंडिया पहुंच गया और WHO ने कोरोना वायरस आउटब्रेक को एक ग्लोबल इमरजेंसी जनवरी 31, 2020 को डिक्लेयर कर दिया। जनवरी के बाद में पेंडेमिक की घोषणा मार्च 11 में होती है। WHO इसे पूरी तरह से पेंडेमिक डिक्लेयर कर देता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस वायरस को चाइनीज वायरस पुकारा जाना शुरू हुआ। WHO ने चीनी बोलने पर कहा कि आप इसे चाइनीज वायरस के नाम से ना पुकारें। हो सकता है कि यह वायरस भले ही वहां से आया हो लेकिन इसके नाम के साथ चाइना शब्द ना जोड़ें। यही कारण है कि कोविड-19 शब्द में चाइनीज शब्द मिसिंग है। हालांकि उसके अलावा बहुत सारे जापानीज बुखार आपने सुना होगा लेकिन चाइनीज वायरस आप नहीं सुन पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेवल पर खूब प्रयास किया, अपने जहां तहां ट्वीट्स जितने भी हैं, अगर आप मार्च में इनके ट्वीट्स देखते हैं तो इन्होंने सब जगह चाइनीज वायरस, हर जगह चाइनीज वायरस वर्ड यूज किया, यानी दुनिया को यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वायरस चाइना से निकलकर आया था। WHO के ऑफिशियल्स ने US प्रेसिडेंट को इस बात के लिए वार्न भी किया कि आप इस वायरस को चाइनीज वायरस ना बोलें। अमेरिका और तत्कालीन ट्रंप सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह कन्विंस थी कि यह वायरस वुहान लेबोरेटरी यानी कि चाइना के द्वारा निर्मित है। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को इतना तक धमका दिया कि यदि आपने चाइना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया कोरोना वायरस के केस में तो मैं आप लोगों को फंडिंग देना बंद कर दूंगा। ट्रंप के इन तमाम धमकियों के बावजूद भी कुछ असर ना हो सका।
दुनिया में यह मैसेज सेट हो चुका था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चाइना से हुई है, यानी कि वुहान लेबोरेटरीज ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक पोल भी निकल कर आया जिसमें यह पता चला कि दुनिया के अधिकांश मेजॉरिटी में लोग यह मानते हैं कि वायरस चाइना से ही निकला था। हालांकि चाइना वालों ने बहुत ज्यादा क्लेम यह भी किया कि वायरस की उत्पत्ति इंडिया से भी हो सकती है, दुनिया के अन्य देशों से भी हो सकती है। चाइना के वायरोलॉजिस्ट ने खुद यह क्लेम किया कि उसके पास ऐसे प्रूफ हैं कि यह वायरस वुहान लैब से बनाया गया था। चाइना के ही वायरोलॉजिस्ट ये सब बातें बोल रहे थे। यहां पर एक और नेचर नामक जो मैगजीन है उसमें भी ये बात छप करके आई इस साल की वुहान मार्केट वाज द एपिसेंटर ऑफ पैंडेमिक, यानी कि सब तरफ से यह बात प्रूव होती है कि चाइना के पास से ही कोरोना का ओरिजिन हुआ था, भले ही उसने अपना हाथ झाड़ने का खूब प्रयास किया हो। लेकिन इतना डेडली वायरस आ कैसे गया, यह तब से लेकर आज तक विषय है चर्चा का। बहुत से लोगों का कहना है कि चाइना ने इस प्रकार के वायरस का निर्माण अपनी लेबोरेटरी में किया था और उसी से डरे हुए लोग अब यह मानते हैं कि क्या यह वायरस बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह वायरस बहुत सारे लोगों की जान ले चुका था। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा हम सभी लोग कोरोना काल के अंदर ग्लोबल शटडाउन से गुजरे हैं, एक पेंडेमिक को देखा है। आंकड़ों की अगर बात करें तो कोरोना के कुल केसेस दुनिया में 63.8 करोड़ रहे, जिनके अंदर जो मौत थी वो 66 लाख से अधिक लोगों की पूरी दुनिया के अंदर कोरोना से मौत हुई है। दुनिया में अमेरिका जहां सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल था, इंडिया सेकंड हाईएस्ट प्रभावित देशों में वर्ल्ड के अंदर रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जो कोरोना दुनिया को एज ए सेटबैक देके गया है। 200 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जॉब खोई है, 108 मिलियन से ज्यादा लोग पुअर से एक्सट्रीम पुअर में बन गए हैं, ऐसा यूएन का कहना है। IMF की अगर बात माने तो पूरी दुनिया को $12.5 ट्रिलियन का इस कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई पूर्व या पास्ट कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अचानक आती है, पूरी दुनिया को हिलाकर चली जाती है। स्थितियां ऐसी बिगड़ती चली गई कि एजुकेशन सिस्टम में लगभग 1.38 बिलियन लोगों ने कोविड से इंपैक्ट होते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 25% प्रिवलेंस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड होने लगा, यानी दुनिया के अंदर सोच की बीमारी, मेंटल ट्रॉमा आने लगा। ये सब कोविड के दिए हुए सेटबैक्स हैं। अब आप पूछेंगे कहना क्या चाहते हो? भाई साहब, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब ने इतना दर्द देखा है। आज की न्यूज पढ़ने से पहले मैंने आपके थोड़े घाव हरे कर दिए हैं, क्योंकि इन घावों के हरे होने के बाद में आप शायद आज की न्यूज को गंभीरता से सुन पाए। आपके मन में बहुत सारे प्लान आए होंगे, बहुत सारे विचार आए होंगे। सबसे बड़ी तो बात ये कि साहब, अगर कोरोना दुनिया में आया था, कोरोना जैसा पेंडेमिक कोई और आ जाए तो हमारी सबकी अपनी अपनी लर्निंग्स हैं। आप में से और मुझ में से बहुत सारे लोग ये बात अब मानने लगे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी का इलाज तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन इस जीवन का कुछ नहीं पता है। ये कितने दिन का है, कब गेम खत्म हो जाए, हम सब लोग इस तरह के आध्यात्म की तरफ चले गए। हमको ये सब चीजें जो आसपास की मोह माया है, ये नश्वर लगने लगी है। आप और हम बहुत सारी चीजों में लेकर के एक प्रकार का अलग ही थॉट प्रोसेस आज के यूथ में जनरेट हो गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस दौरान बहुत सारे रीति रिवाजों को बाईपास होते देखा है। आपने बहुत सारे शवों को मुर्दा घरों के अंदर बिना किसी भी व्यक्ति के या फिर परिवारजनों के जलते और दफन होते देखा है। यानी इंसान ने इंसानी सभ्यता का सबसे विकृत रूप इस दौरान देखा। अब चूंकि हम सब कुछ इतना देख चुके हैं, अपने सब की कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं और उन्हीं फीलिंग्स को वापस नहीं दोहराना चाहते। हम नहीं चाहते कि गंगा नदी के अंदर लाशें तैरती हुई दिखें। हम नहीं चाहते कि बहुत सी लाशें यूं ही अधजली रह जाएं। ये सारी चीजें हमें बहुत पुरानी घटनाओं की याद दिलाती हैं, और जब चीजें याद आती हैं तो निश्चित ही हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। ये अपने पर्सनल फीलिंग्स हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि आप और हम प्रभावित हुए? जी नहीं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थॉट प्रोसेस प्रभावित हुए। इसी बीच में बिल गेट्स, जो कि दुनिया के वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन लंबे समय तक रहे हैं, उन्होंने अपने विचार भी साझा किए उन्होंने, और विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कभी कोई पेंडेमिक आएगा तो उससे कैसे बचा जाए। यानी उनके अपने विचार, जैसे हम और आप पेंडेमिक की बात करते हैं तो अपने अपने कुछ थॉट प्रोसेस लेके आते हैं। इसी बीच में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। आप में से बहुत सारे मेरे साथी अभी तक ऐसे हैं जो मेरे रिकमेंडेशन पर कोको एफएम का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। क्योंकि आज का सेशन इस बारे में है, तो आप समय निकाल करके आप अपने ही सब्सक्रिप्शन में ये बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वहां से सुन लीजिएगा। और यदि आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्रिप्शन कोको एफएम का नहीं लिया है, जो कि मात्र
₹399 का साल भर का है, जिसमें 10,000 से ज्यादा किताबें 7 अलग अलग भाषाओं में ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध हैं, जिसमें आपको कोई हिंदी, इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज में सुनाने के लिए उपलब्ध है। आप अगर चाहें तो मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके मात्र ₹199 में साल भर के लिए आप यह किताब अपने पास एज ए सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर यह बुक मिल जाएगी। तो बिल गेट्स का मानना है कि कैसे बचा जाए पेंडेमिक से, ये इनका अपना थॉट प्रोसेस है। इस बुक को आप सुन सकते हैं, इस समय उपलब्ध है। इतना ही नहीं, बहुत सारी बुक्स, चाहे वो मोटिवेशन की हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की हो, इवन इंडियन हिस्ट्री की हो, या फिर लव, रोमांस और मजाक की हो, वो बहुत सारी किताब यहां पर आपके लिए उपलब्ध है। आप कुफू एफएम से उन्हें समय निकालकर सुन सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो अब डेवलप हुआ है वो ये है कि अगर आपको कोई बुक सुनते हुए लगता है कि मुझे कुछ लिख लेना चाहिए, तो यहां पर चैप्टर वाइज नोट्स की फैसिलिटी है। स्लीप मोड बटन भी है, जिसका यूज करके आप 1 घंटे बाद कान में ईयरफोन लगा के कहीं सो गए तो ये स्वतः ही बंद हो जाएगा। ड्राइव मोड भी है कि आपके ड्राइविंग के समय यह आपको कॉपरेट करेगा। ये सब चीजें आपको मिलती हैं ₹199 में। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरा रेफरल कोड यूज करके पहले 250 यूजर बन के आप इसे ₹199 में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ये सारा दर्द सुन लिया, दर्द के साथ अपने विचार सुन लिए, तो आज की घटना क्या है अब वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान और चाइना की रिसर्च लैब आपस में मिलकर के ये डेडली वायरस बना रही हैं। अब आप जैसे ही ये न्यूज सुनते हैं, आपको पुराना दर्द तो याद आता ही है और एक अंदर से मतलब एक प्रकार का गुस्सा अंदर पैदा होने लगता है कि यार ये चल क्या रहा है, क्या इतने लोग मर गए, वो कम थे क्या? जी शायद कम थे। तभी ये जो लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स हैं ये निकलकर बाहर आ रही हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? साथियों, असल में चाइना के द्वारा पाकिस्तान के रावलपिंडी में, इस्लामाबाद के नजदीक एक शहर है रावलपिंडी, वहां पर बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब के अंदर काम किया जा रहा है। देखिए, पहले यह समझ लीजिए, बायोसेफ्टी के अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जो लेवल 4 की लेबोरेटरीज होती हैं, सामान्यतया यह माना जाता है कि उनमें सबसे खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इनके बारे में रिसर्च चल रही होती है। और इतनी हाईटेक लेबोरेटरी पाकिस्तान की सेना के पास है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सेना अगर अपने पास कोई लैब रखेगी तो वो आम जन का विकास करने के लिए तो नहीं रखेगी, उसका मिलिट्री पर्पज होगा या मिलिट्री का उत्थान होगा। स्वाभाविक सी बात है। अदरवाइज शहर की या देश की कोई और एजेंसी इस काम को कर रही होती। जैसे इंडिया के अंदर डीआरडीओ भी काम करता है, तो इंडिया के अंदर सीएसआईआर लेबोरेटरीज भी काम करती हैं। जब जहां डीआरडीओ की बात आती है तो डीआरडीओ डिफेंस को लेकर के ही काम करता है ना, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे डिफेंस पर्सनल को कैसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में अपलिफ्ट किया जा सके, यही मोटिवेशन होता है। एग्जैक्टली यहां पर पाकिस्तान की लैब बायोसेफ्टी लेवल 4 लेवल की लैब में चाइना के साथ मिलकर के जो डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है, उसकी रिपोर्ट निकलकर आई जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के अंदर। एक न्यूज चैनल है, उसने सबसे पहले इस रिसर्च को बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये बायो वेपन बना रहे हैं एक ऐसी लेबोरेटरी में जिसकी सुरक्षा इतनी जबरदस्त है कि वहां मिनिमम लोगों का एक्सेस है। बहुत से लोग केवल इतना जानते हैं कि यहां चाइनीज और पाकिस्तानी फोर्सेस मिलकर काम कर रही हैं। इस लोकेशन को काफी ज्यादा छुपाया जाता है, लेकिन इतने ज्यादा छुपाई गई लोकेशन है, फिर भी ऑब्वियस सी बात है कि आप कितनी चीजें कब तक छुपाएंगे। चाइनीज का इन दिनों पाकिस्तान में आना जाना काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि डिफेंस के सेक्टर में चाइनीज दिखाई देंगे तो लोगों की आंखें पता चलेंगी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो भी एक इसी प्रकार की बायोसेफ्टी लैब थी जहां से इस प्रकार की चीज निकलकर पहली बाहर आई थी। अब ये जो मैप है शायद ब्लर होने की वजह से आपको दिखाई ना दे रहा हो, इस्लामाबाद के नजदीक रावलपिंडी में ये लोग मिलकर के, जैसे अपने यहां पर डीआरडीओ है ना, ऐसे पाकिस्तान के अंदर डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है डेस्टो के साथ मिलकर के इस कार्य को किया जा रहा है। यह जानकारी यहां पर बाहर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग मिलकर के कुछ गंभीर कार्य कर रहे हैं, यानी दुनिया को फिर से संकट की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में एक क्यूरियोसिटी और क्रिएट होने लगेगी, और वो क्यूरियोसिटी ये कि इसका इतिहास क्या है। यानी कि पहली बार हमारी पीढ़ी ने तो अभी देखा, यानी आपने और हमने कोरोना को ही देखा है। इससे पहले क्या कभी बायो वेपन्स का उपयोग हुआ था? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, सन 1397 में पहली बार मंगोलिया की सेना के द्वारा बायो वेपन्स का उपयोग किया गया था।
अगर हम WHO की बात माने तो बायो वेपन्स की एक निश्चित परिभाषा है। परिभाषा यह है कि जब बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो उन्हें जैविक हथियार की श्रेणी में रखा जाता है। चूंकि सबसे ज्यादा प्रयोग वायरस का होता है, इसलिए क्योंकि यह सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आप जानना चाहेंगे कि मंगोलिया की सेना ने इसका उपयोग कैसे किया था। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1347 में मंगोलिया की सेना के द्वारा प्लेग से संक्रमित शवों को लेकर के ब्लैक सी के किनारों पर फेंक दिया गया था। ब्लैक सी जो वर्तमान में भी रशिया, यूक्रेन, टर्की, इन सब के बीच में बड़ा ही चर्चा का विषय है। याद होगा, उसी को ही आजकल युद्ध का हॉटस्पॉट बनाया हुआ है। यहां पर मंगोलियाई सेना के द्वारा ब्लैक सी में प्लेग से संक्रमित शवों को फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त डेथ फैल गई थी, जिसे ब्लैक डेथ नाम दिया गया था। 4 साल के अंदर, क्योंकि ब्लैक सी के बाद यूरोप शुरू हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन वाला जो एरिया है वहीं से पूरा ग्रीस वगैरह जो एरिया है वहां से यूरोप शुरू हो जाता है। यूरोप के अंदर लगभग 2.5 करोड़ जानें इस ब्लैक डेथ के कारण गई थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यानी प्लेग से सड़ा हुआ शव पानी में फेंकने से आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण उस समय के हिसाब से। आज अगर आप कोरोना की बात करते हैं, आप मल्टीपल्स में लाइन लगाइए, उस समय जनसंख्या भी कम हुआ करती थी। सन 1710 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्वीडन की सेना ने रूसी फौज के साथ एस्टोनिया के तालिन में घेरकर उन पर प्लेग से संक्रमित शव फेंके थे। वहीं 1763 के अंदर ब्रिटिश सेना ने पिट्सबर्ग में डेलावेयर इंडियन को घेरकर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंके थे, जिसकी वजह से लोगों को चेचक हो गया था। इतना ही नहीं, जब वर्ल्ड वॉर चला तो उस दौरान भी जैविक हथियारों का उपयोग किया गया। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने एंथ्रेक्स नामक जैविक वायरस का उपयोग किया था। इसके लिए जर्मनी ने गुप्त योजना बनाकर दुश्मनों के घोड़ों, क्योंकि एंथ्रेक्स जानवरों से शुरू होता है, घोड़ों और मवेशियों को संक्रमित करके उनका उपयोग किया, और इसका उपयोग जापान ने सोवियत के लिए किया। जापान ने टाइफॉइड के वायरस को सोवियत के जल स्रोतों में मिलाया और संक्रमण फैलाया। आप सोच सकते हैं, जिन देशों को आज हम डेवलप्ड नेशन की सूची में रखते हैं, जिन देशों को हम ये मानते हैं कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करेंगे, उन्होंने ही इस दुनिया को मारने के लिए बायो वेपन्स का उपयोग किया है। हाल ही की जो सबसे ताजा घटना रही वो वर्ष 2001 की थी, जब अमेरिका के अंदर किसी आतंकी संगठन के द्वारा एक लिफाफे के अंदर पत्र के साथ एंथ्रेक्स वायरस भेजे गए। जब ये पहुंचे तो वहां पर 5 लोगों की उस संक्रमित पत्र से मौत हो गई। अब आप पूछेंगे, जब ये इतनी ही भीषण चीज है, दुनिया जानती है कि बायो वेपन्स के उपयोग से ना जाने कितने लोगों की जान ली जा सकती है, क्या कभी पक्ष जो पीड़ित है, पक्ष जो पीड़ित कर रहा था, उनके अंदर मानवीय भावना नहीं जगी? तभी जाकर के साथियों सबसे पहले बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की बात की गई 1925 में, लेकिन यह केवल बात थी। इसे जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर यह निश्चित किया गया कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के तहत कभी भी जैविक हथियार नहीं बनाए जाएंगे। 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए। वर्तमान में दुनिया के 183 देश इसके सिग्नेटरी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इन सब बातों को बहुत रिलीजियसली मानता है, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स अगर बनाने हैं तो भारत साफ इनकार करता है कि मैं इस तरह के वेपन ना तो बनाऊंगा, और यह हमारी बहुत लंबे समय से थ्योरी रही है। आप सोचिए कि हम एटॉमिक बॉम्ब रखने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हम अपना कभी हथियार पहले उपयोग में नहीं लेंगे। वहीं दूसरी ओर बायोलॉजिकल वेपन हो या केमिकल वेपन हो, हम इनका उपयोग कभी भी नहीं करेंगे। यह हमने अपने ही सिद्धांतों में डाल रखा है। लेकिन बहुत से देश जो इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि चाइना इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है, उसके बावजूद भी उसके द्वारा ये सारी हरकतें की जा रही हैं। ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आज 183 देशों के द्वारा साइन किया गया है। आप यहां पर इन लोगों को वो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन सब ने बैठ करके इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो बड़े बड़े देश जिन्होंने कभी इस चीज को फैलाया था, आज उसके सिग्नेटरी हैं। फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान की रावलपिंडी लैब में वायरस की टेस्टिंग के जो आरोप लगे हैं, उसके पीछे का कड़ा कारण मैंने आपको बताया कि यह लेबोरेटरी BSL 4 लेवल की लेबोरेटरी है। रिपोर्ट्स ने साफ कहा है कि इनका जो देस्तो है, यानी जिस प्रकार से इंडिया का DRDO है, डिफेंस के लिए काम करने वाली जो संगठन है, वो रावलपिंडी के अंदर चकलाला कैंटोनमेंट स्थित एक जगह पर एक 2 स्टार जनरल के हाथ, आप इस तरह से समझ लीजिए जैसे इंडिया के अंदर 3 स्टार जनरल, मेजर जनरल, मतलब जो जनरल की रैंक होती है, जो अपने सबसे टॉप मोस्ट एयरफील्ड वो होते हैं, पोजीशन वाले व्यक्ति होते हैं जनरल रैंक के, उससे जस्ट एक पद नीचे के व्यक्ति इस लैब की सुरक्षा में तैनात हैं।
आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। फिर आपका दिमाग इस तरह से दौड़ने लगेगा, कर क्या लेंगे ऐसा, चाइना प्लान इनके साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि इनकी इंटीग्रिटी पहले ही डाउटफुल है। भाई ऑब्वियस सी बात है, कल को अगर पाकिस्तान के पास से कोई भी वायरस बाहर निकलता है, चाइना को तो बहुत नुकसान हुआ, लोगों ने बहुत तरीके से वहां पर सैंक्शन लगाने की बात करी, आज तक वो पीड़ित है अपने लोग मार करके, लेकिन पैसे में अगर पाकिस्तान को बेचा जा सकता है तो बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में इनका उपयोग करके बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने से चाइना को कोई नुकसान नहीं है। जैसे चाइना ने वर्तमान में अपनी मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन के लिए एक सैटेलाइट सिटी नॉर्थ कोरिया बना रखी है, ऐसे ही अपने बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स के लिए एक सैटेलाइट सिटी पाकिस्तान को बना रहा है, जिसका असर आप सबको पता है। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान क्या ऐसा कर सकता है? जनाब, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन देने वाला यही था। हाल ही में प्राप्त जानकारियों के अनुसार यूक्रेन को भी डर्टी बॉम्ब बनाने का सीक्रेट यही दे सकता है। अफ्रीका के लीबिया जैसे तानाशाहों को इन्होंने अपने द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब के सीक्रेट्स बेचने का काम किया है, तभी तो इनके यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले व्यक्ति को सरकार ने ही गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की इंटीग्रिटी दुनिया जानती है। अब ऐसी स्थिति में इसी चीज का, जैसे होता नहीं है कि अरे छोड़िए ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा कर ही सकता है, यानी कि उसने ऐसा कर दिया, हाँ वो तो कर सकता था, तो अब उसके इसी फेम का फायदा उठा करके, क्योंकि बदनामी में भी नाम है, और उसी नाम का फायदा उठा करके पाकिस्तान के हाथों यह काम करवाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो 4 प्रकार की लेबोरेटरीज हैं, BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4, दुनिया में बायोसेफ्टी नॉर्म्स के आधार पर इन्हें इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो BSL-4 प्रकार की लेबोरेटरीज, बायोसेफ्टी लेवल की जो लेबोरेटरीज होती हैं, ये मैक्सिमम कंटेनमेंट, यानी इनके अंदर बहुत हाई रिस्क एजेंट्स का रिसर्च किया जाता है, जैसे कि इबोला वायरस टाइप का। अब आप पूछेंगे सर ये लेबोरेटरीज फिर बनाई क्यों जाती हैं? स्वास्थ्यिकता में तो कहा यह जाता है कि इतनी घातक बीमारियां दुनिया में आ गई हैं तो हम उनका इलाज ढूंढ रहे हैं। उदाहरण के लिए जब कोरोना वायरस का इलाज ढूंढा गया था तो भी तो इसी प्रकार के लेबोरेटरीज बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि वायरस को आप ऐसे ही लैब में रख करके रिसर्च करते हैं, इसका संक्रमण कैसा होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, इसके आरएनए के अंदर क्या खासियत होंगी, उन सारी बातों का रिसर्च ऐसे ही चीजों पर किया जाता है। अब यही चीज आपके सामने है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो दुनिया के सामने है। साथियों, माना जा रहा है कि कोरोना से कईयों गुना खतरनाक वायरस बनाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। खैर, होप फॉर द बेस्ट। हम तो यही मानते हैं कि आने वाली दुनिया इस चीज से भी लड़ जाएगी। चाइना पाकिस्तान की सीक्रेट डील के बारे में दुनिया को जो सबसे पहले जानकारी दी गई थी वो 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से जानकारी दी थी। ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले ये बात कहा था, इसका नाम क्लैन है, और इसने कहा था कि ये दोनों लोग मिलकर के दहशतों की मदद से इस प्रकार का निर्माण करेंगे। तब लोगों ने इस बात का विश्वास नहीं किया। अब ये चीजें रावलपिंडी में होती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय पर देखना होगा कि दुनिया कहां पहुंचेगी। फिलहाल के लिए यही मानते हैं कि दुनिया लड़ना तो सीख ही चुकी है और सीख जाएगी। बाकी बिल गेट्स के अनुभव आज ही सुन लीजिए, क्योंकि मेरे कहने से आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कुको एफएम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। बाकी जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। रेफरल कोड अंकित 50 है, अभी जाइए और 199 रुपीज़ में 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स को सुनने का सब्सक्रिप्शन प्ले स्टोर से प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और सेशन को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ये और लोगों को लगता है कि हाँ, शायद मेहनत करके इकट्ठा किया गया कंटेंट है। और अपना प्यार हमें सब्सक्राइब करके यूं ही बांटते रहिए। धन्यवाद। इस कंटेंट की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल GK by अंकित अवस्थी सर, जो वेरीफाइड अकाउंट है, और अंकित अवस्थी सर के नाम से भी जो वेरीफाइड अकाउंट है, यहां पर आपसे साझा करूंगा। धन्यवाद।